बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। और आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 1 को जिस नहज पे जिस मकाम पे छोड़ा था वो हम स्टडी कर रहे थे हमारी बायोलॉजी की वो पहली ब्रांच जिसे हम बोलते थे इकोलॉजी। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक खास सीक्वेंस में, दैट इज अनलाइक योर बुक। आपकी बुक का वो सीक्वेंस नहीं है, मैं आपको अपने लिहाज से लेके चलूंगा सो दैट मैं आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकूं। तो उस लिहाज से अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 और फॉर दिस पर्पज हम जा रहे हैं राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इकोलॉजी। और इकोलॉजी क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और फिर इन दोनों का इंटरेक्शन नॉन लिविंग थिंग के साथ। और अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के व्हाट इज बेसिकली मॉर्फोलॉजी। तो हम पहली ब्रांच लिख रहे हैं, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स? मॉर्फोलॉजी। अब मैं आपको इसके एक छोटी सी टिप बता रहा हूं कि मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करेंगे, लॉजी मीन स्टडी, किसको? फो को। फो स्टैंड फॉर फोटो। और आपको ये बात पता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की मेरे पास एक तस्वीर मौजूद है, फोटो मौजूद है, तो मैं उसमें उसके कुछ एक्सटर्नल फीचर देख सकता हूं। मिसाल के तौर पे इसका हेयर स्टाइल किस तरह का है, इसकी आंखों का रंग कैसा है, इसकी आंखों की शेप कैसी है, इसकी आंखों का एंगल किस तरह से है, राइट, इसके दांत किस तरह के हैं, राइट, ये शख्स दाढ़ी वाला है, दाढ़ी के बगैर है, राइट, ये ऑर्गेनिज्म ने तस्वीर में फॉर एग्जांपल टाई पहनी हुई नहीं पहनी हुई। तो ये फीचर्स क्या है? एक्सटर्नल फीचर्स है, वो मुझे कहां से जरा फोटो से। तो मॉर्फोलॉजी में आप लोगों ने बेसिकली किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना है। तो हम लिख रहे हैं इसकी क्या डेफिनेशन कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स of a cell or tissue or organ or organism. I think you know very well इन चीजों के बारे में। बस मैंने पढ़ना है उसको बाहर से, राइट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ एपिडर्मिस, वी कैन स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ जाइलम, we can study morphology of stomach। तो जब भी मैं किसी चीज के बाहर वाली स्ट्रक्चर को पढ़ रहा हूं तो बेसिकली वो क्या कहलाएगी? उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। एंड देन अब हम चल रहे हैं इससे और डीप। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मैंने एक बकरा देखा, ईद कुर्बान आने वाली है, मैंने एक बकरा देखा। उस बकरे में मैंने ये ऑब्जर्व किया जनाब कि इसका एक मुंह है, इसकी 2 आंखें हैं, इसके 2 कान हैं, इसकी एक गर्दन है, इसका एक धड़ है, उसकी 4 टांगे और एक टेल है, राइट। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाला ऑर्गेनिज्म कुछ च्यू कर रहा है, कोई घास को चर रहा है। तो मेरे जहन में बीइंग एन अर्लियर लर्नर ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ सकता है कि जनाब जो ये खुराक खा रहा है, ये खुराक इसकी बॉडी में आखिर कहां जाती है? पेट में ऐसी कौन सी जगह है जहां ये फूड जाके स्टोर हो रही है? तो मुझे उसको ट्रैक करने का, उसको ढूंढने का, उसको तलाश करने का एक ही रास्ता मिलेगा। वो क्या है कि मैं इस ऑर्गेनिज्म को अपना एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म या स्पेसिमेन कंसीडर करूं और फिर मैं इसको एनेस्थीसिया दूं, इसको मैं बेहोश कर दूं। और बेहोश करने के बाद मैं इसको चीर फाड़ करके देखूं, इसकी मैं सर्जरी करूं, इसको मैं कट्स लगाऊं, तो मुझे पता चलेगा कि इस मुंह का ताल्लुक अंदर किस ऑर्गन के साथ है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऑर्गेनिज्म को बाहर से नहीं स्टडी कर रहा, बल्कि मैं ऑर्गेनिज्म को अंदर से स्टडी कर रहा हूं आफ्टर सर्जरी, आफ्टर डायसेक्शन। तो ये बनेगी मेरे पास बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच जिसे हम नाम देते हैं व्हाट? एनाटॉमी। वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। सो एनाटॉमी क्या है स्टूडेंट्स? के स्टडी ऑफ internal structures after dissection। यानी कि विदाउट डाइसेक्शन
मैं एनाटॉमी स्टडी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट विदाउट डाइसेक्शन। आई कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक विदाउट डाइसेक्शन। I cannot study the internal structure of kidneys without dissection. I cannot study the internal structure of stem without dissection. तो मुझे उस चीज को काट के ही देखना पड़ेगा तो मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो जब मैं सर्जरी को इन्वॉल्व कर दूंगा, डाइसेक्शन को इन्वॉल्व कर दूंगा, तो ये कहलाएगी मेरे पास बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच, जिसे हम बोलते हैं क्या, एनाटॉमी। और मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट 2 years में हम आप लोगों को यही सब्जेक्ट बहुत डिटेल से पढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन एनाटॉमी। Then we want to move to the next thing, that is called as physiology. अब students, what is meant by the term physiology? मैंने एक ही गोट को या बकरे को कंसिडर किया हुआ है और मैंने ये देखा था कि ये ऑर्गेनिज्म, ये जो बकरा है, कुछ खा रहा है और डेफिनेटली वो क्या थी, कोई घास थी या चारा था। तो मैंने डाइसेक्शन करने के बाद ये देखा कि जो कुछ भी ये चीज खाता है ये डायरेक्ट उसके स्टमक में जाती है। नाउ माय लर्निंग ब्रेन कैन अराउज नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट वेरी क्वेश्चन इज कि ये जो फूड खा रहा है इसके स्टमक में डाइजेस्ट कैसे हो रही, राइट? अगर ये डाइजेस्ट का मुझे प्रोसेस पता चल गया है तो फिर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं देखूं कि जो चीज इसने खाई है वो उसके बॉडी का पार्ट कैसे बन रही है, एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही। अगर मैं उसकी आईज को देखूं तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उसके आईज में जो बाहरी चीजों का इमेज है वो क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो वाला इमेज उसके ब्रेन तक कैसे ट्रांसफर हो रहा है, दिस एंड दैट। नाउ आई वॉन्ट टू स्टडी व्हाट? आई वॉन्ट टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल वर्किंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? फिजियोलॉजी। Let's write this definition. कि study of the normal function, इस पूरे केस में डेफिनेशन में ये नॉर्मल का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ द नॉर्मल फंक्शन इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज के 3rd year में जाएंगे तो हम आप लोगों को एक और सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं जिसका नाम होता है व्हाट? पैथोलॉजी। और पैथोलॉजी हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। मिसाल के तौर पे कि 99.99% अल्हम्दुलिल्लाह जब हम फूड खाते हैं तो हमें कोई एबनॉर्मलिटी फील नहीं हो रही होती, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपने कोई फूड खाई तो उसके बाद आपको वॉमिट स्टार्ट हो गई। अब मैं ये सोच रहा हूं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंसेस, मैं ये सोचूंगा कि आखिर ऐसा मेरे स्टमक के अंदर क्या हुआ कि जिसकी वजह से मुझे वॉमिट्स आना शुरू हो गई, या क्यों ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनिज्म की दोनों आंखें सेम लेवल पे नहीं होती, उस पर स्क्विंट आ जाता है, या एक बच्चा बाय बर्थ क्यों नहीं सुन पा रहा, या एक बच्चा क्यों सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा वर्ड्स को। तो मैं देख रहा हूं क्या एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, और जिस ब्रांच में मैं एबनॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी स्टडी करता हूं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पैथोलॉजी। सो वी वांट टू राइट दिस थिंग, मींस डेफिनेशन ऑफ पैथोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ एबनॉर्मल फंक्शंस। अब इस वाले केस में एबनॉर्मल का वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ द abnormal functions or diseases is called as pathology. And then मुझे ये पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल, कि स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुई ड्यू टू HCl, ड्यू टू पेप्सिन। मुझे ये पता चल गया कि पेप्सिन नहीं बन रहा था या एसिडिटी ज्यादा हो गई तो मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई। तो मैं अब ये सोचूंगा कि इस वाले बकरे ने तो कोई तेजाब पिया ही नहीं है, ना इसने कोई सोडा पिया है, ना इसने कोई स्टिंग पी है फॉर एग्जांपल, तो फिर इसकी बॉडी में एसिड और एसिड कहां से आया है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
आई हैव टू स्टडी द वॉल्स ऑफ द स्टमक। जाहिर है स्टमक की सराउंडिंग में जो वॉल्स हैं उन्होंने लिबरेट किया, खारिज किया क्या, एक एसिड, राइट। तो मैं अब सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि इस पर्टिकुलर स्टमक, इस पर्टिकुलर बकरे के स्टमक में तेजाब बनाने वाली फैक्ट्री कहां लगी हुई है। तो उस पर्पज के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं उस स्टमक को स्लाइस करूंगा, उसके बहुत ही थिन से फाइन सेक्शन बनाऊंगा और फिर उन क्रॉस सेक्शंस को स्टडी करूंगा अंडर द माइक्रोस्कोप, राइट। दिस विल lead you and me to another branch of biology, and that is called as histology. So let's write the definition of what histology. So what is histology? And histo means tissue, logy means study. Again concept, देखिए मैंने पहले पूरा ऑर्गेनिज्म लिया, फिर मैं उसके अंदर मूव किया, फिर मैंने उसके फंक्शन को स्टडी किया, फंक्शंस में अब मैं उसके टिश्यू लेवल पर चला गया, राइट। तो स्टडी ऑफ द टिश्यूज अंडर माइक्रोस्कोप, कि जब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे टिश्यू को स्टडी करूंगा तो इट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। और इसको हम एक और बेटर वे में यू भी लिख सकते हैं, व्हाट, के माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। तो ये आपने बाकी मैंने हमेशा छोड़ दिया, इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, इज कॉल्ड फिजियोलॉजी, इज कॉल्ड पैथोलॉजी, इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, आपने खुद लिखना है। यू नो वेरी वेल कि जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप डेफिनेशन के एंड पे हमेशा लिखते हैं इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है, लिख देता हूं आप लोगों के लिए फॉर फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम। ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। लेकिन आपने हमेशा याद बनानी है कि आपने हमेशा इज कॉल्ड के एंड पे ब्रांच का नाम भी लिखना है और कोशिश करें कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर दें। जितना आप अपने एग्जामिनर को फैसिलिटेट करेंगे उतना ही एग्जामिनर आप लोगों को फैसिलिटेट करेगा इन टर्म्स ऑफ अवॉर्डिंग मार्क्स, ठीक है। तो ये की भी आपने बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर से अपने माइंड में रख लेनी। अब हम चल रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है, व्हाट, जेनेटिक्स। Now we want to discuss next branch that is called as what, genetics. अब what is genetics? Genetics is study of the genes. मिसाल के तौर पे आप लोगों की क्लास में ये एक हजरत बैठे हुए जो बहुत लंबे, इनके पहलू में एक और मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है जो कि बहुत फॉर एग्जांपल सेहतमंद है, और उनके पहलू में ये एक और स्टूडेंट तशरीफ फरमा है। आप देख रहे हैं कि ये थोड़े से सांवले हैं और वो आपके बैक पे बैठा हुआ शख्स हो, यस ही हैज गॉट वेरी फेयर कलर। आपकी क्लास में ये डिफरेंसेस क्यों हैं? बिकॉज कि आप सब लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के क्या प्रेजेंट है, जीन। आप जो कुछ भी हैं, आप बहुत लंबे हैं, आप बहुत पतले हैं, आप बहुत मोटे हैं, आप काले हैं, आप सांवले हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, या आप लोग गूफ है, आपको कोई बात बहुत देर से समझ आती है, या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा शख्स है जिसे बिल्कुल कोई बात समझ नहीं आती, आमतौर पर उसे साईं कह देते हैं मिसाल के तौर पे। इट इज नॉट हिज फॉल्ट, और इफ यू आर वेरी शार्प इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी। ये सिर्फ और सिर्फ जीन्स की वजह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास जीन्स बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, तो आपको नंबर 1 पे अल्लाह का शुक्र होना चाहिए, और नंबर 2 पे सोर्स ऑफ जीन्स का मीन्स योर पेरेंट्स। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जीन्स भी इंपॉर्टेंट है, उनका सोर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर जेनेटिक्स क्या है? ये स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स शफलिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन है। तो हम लिख रहे हैं, सो स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स ट्रांसमिशन generation after generation
generation after generation is called genetics. तो नॉट ओनली आपको जीन स्टडी करने हैं, बल्कि देखना यह है कि वो जीन्स नस्ल दर नस्ल कैसे ट्रांसमिट होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है। प्लस स्टूडेंट्स इसके और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जेनेटिक्स से, लेकिन चूंकि इस वक्त हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो हम उनके फर्दर डिटेल में नहीं जाएंगे। नाउ वी वांट टू डिस्कस द टर्म एवोल्यूशन। इस वक्त हम लोग इंसान और बंदर की कहानी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करने वाले। हम सिंपल अंडरस्टैंड ये करेंगे कि एवोल्यूशन होती क्या है। हमारा बीइंग बायोलॉजिस्ट, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि चीजें पहले बहुत सादा थी, वक्त गुजरने के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स होती चली गई। सो अगर आप उन ऑर्गेनिज्म्स को देखें जो जिंदगी के स्टार्ट में पाई जाती थी, तो वो क्या थी स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल। और अगर आप उनको आज देखें तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई हैं। इस पूरी स्टडी को कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव किए हैं, ठीक है, और उसके कोर्स में, उस जर्नी में उन्होंने क्या लूज किया और क्या गेन किया, दैट इज बेसिकली वी स्टडी अंडर द हेडिंग ऑफ व्हाट, एवोल्यूशन। और आज की हम आखिरी बातें करने वाले हैं स्टूडेंट्स के व्हाट इज बेसिकली जू जियोग्राफी। जू जियोग्राफी इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप लोगों की इस अर्थ पे, जियो मीन्स अर्थ, आप लोगों के इस अर्थ की सरफेस पे कौन कौन सा एनिमल कहां कहां पाया जा रहा है, उसका वहां पे रोल क्या है, राइट। इसको हम जिस बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज जू जियोग्राफी। और अगर मैं यहां प्लांट्स का नाम नहीं लूंगा तो ज़ाहिर है ये भी बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो नॉट ओनली मुझे जू जियोग्राफी स्टडी करनी पड़ती है, बल्कि हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द फेस ऑफ अर्थ को भी स्टडी करना होता है, राइट। मिसाल के तौर पे कि आप लोगों को डिफरेंट किस्म की जो पाइन ट्रीज हैं वो सिर्फ आपको हिल एरियाज में मिलते हैं, प्लेन्स में उनको ग्रो करना मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली बहुत सी जो कैक्टाई हैं वो में डेजर्ट में ही क्यों मिलते हैं, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जू जियोग्राफी और फाइटोजियोग्राफी और सिंपली बायोजियोग्राफी, राइट माय स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम आप लोगों से, अगले लेक्चर में आप लोगों से हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलेंगे कि हमारे पास बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी। टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अगेन योर करियर and finally your great parents.